Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. तो इस सीरीज में हम केंद्रीय विद्यालय टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस देखे हैं जिनमें हमने एक में सिलेबस डिस्कस करा था और सेकंड वीडियो में कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। यही बेसिक कंसेप्ट्स आपके वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लें अपने, ताकि आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था दैट Q is equal to NE, where Q is your quantity of charge, N is number of electrons, and E is charge on one electron, and that is 1.6 into 10 raised to power 19 minus 19 कूलम। तो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन, अगर ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शंस आर इन इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे। तो इसी तरह की कुछ एक कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी कर रखी है, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरह से रहेगा। Q इज इक्वल टू एन ई, एन आपको फाइंड आउट करना है, चार्ज 1 कूलम क्वेश्चन में दे रखा है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैलकुलेशन comes out to be 0.624 or 5 into 10 raised to power minus 19 electrons are there in 1 कूलम चार्ज। तो आंसर्स देख, अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शंस आपके पास 10 raised to power 16 में अवेलेबल है, तो हमें इसे सेट करेंगे तो आपके पास एक आंसर मिलेगा, वो रहेगा आंसर ए, दैट इज 6 to 5 into 10 raised to power 16 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय ए करंट फ्लो ऑफ 10 एम्पियर ओवर 1 आवर पीरियड इज। करंट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, टाइम हमारे पास दे रखा है 1 आवर, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? चार्ज की, Q। तो इन तीनों के बीच में हम याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई रिलेशन हमें याद आता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या रहेगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब करंट की वैल्यू क्या है? 10 एम्पियर, टाइम क्या दे रखा है? 1 आवर। बट अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि टाइम यहाँ पे होना चाहिए सेकंड में, ये एम्पियर में, करंट एम्पियर में, और चार्ज कूलम में। तो टाइम की वैल्यू होनी चाहिए सेकंड में, बट हमें दे रखी है 1 आवर में, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू, एक आवर में कितने मिनट रहते हैं? 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड रहते हैं? 60। दैट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है आपका। ऑप्शन बी, इस वैल्यू को सेट कीजिए और देखिए कैलकुलेशन करके आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, 3.6 में एक ही ऑप्शन है, तो वो रहेगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन 1 आवर व्हेन द करंट थ्रू एन फिलामेंट इज 0.32 एम्पियर विल बी। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टाइम हमारे पास 1 आवर दे रखा है, अगेन 3600 सेकंड रहेगी वैल्यू, करंट की वैल्यू है 0.32 एम्पियर। तो क्या इनमें कोई एक फॉर्मूला कुछ याद आता है आपको? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो I क्या हो जाएगा? n इंटू ई अपॉन टी। n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे आप यहां से? n विल बी इक्वल टू I इंटू टी अपॉन ई। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकालिए। इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अपना आंसर निकालिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। I will be equal to 0.32 टाइम 3600 अपॉन E 1.6 into 10 raised to power minus 19।
देखिए वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आती है, ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन डी, ये सही वैल्यू रहेगी, इसे सेट कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट, an electric current of 5 ampere is same as 5 joules per coulomb, 5 volt per coulomb, 5 coulomb per second और 5 watt per second। देखिए एम्पियर करंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन टी, Q क्या रहेगा, कूलम टाइम सेकेंड। दैट मीन्स अगर 5 एम्पियर का करंट है तो 5 कूलम पर सेकेंड, 6 एम्पियर का करंट होता तो 6 कूलम पर सेकेंड हो जाता। आपके पास आंसर क्या रहेगा, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहता है, रेजिस्टिविटी, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन आर इज इक्वल टू रो अपॉन ए। इस तरह का एक फॉर्मूला हम देख चुके हैं, इसमें हम कहते हैं कि रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और रो की वैल्यू लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टाइप, किस मटेरियल से आपका वायर बन रखा है उस पर डिपेंड करेगी। तो आपके पास ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, इट्स लेंथ, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स मटेरियल और नन ऑफ द अबव। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a length of a wire has a resistance 6 ohm. The resistance of a wire of the same material 3 times as long, suppose इसे मैं R1 रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो लेंथ L2 है 3 times of L1 and twice the cross sectional area will be A2, आपके पास है twice of A1, को क्या फाइंड आउट करना है, R2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 6 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ ए सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग, तो L2 की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ L1 रेजिस्टेंस, एंड A2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस। R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, रो L2 A2। ठीक है, R1 की हमें वैल्यू पता है, वो है 6 ओम, तो यहाँ हम ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे, L2 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ L1 और A2 क्या है ट्वाइस ऑफ A1। देखिए ये फॉर्मूले को अगर मैं सेट करती हूँ तो ये रहेगा, इसकी वैल्यू आपको पता है, रो R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, जिसकी वैल्यू है 6 ओम, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 3/2, इसे कैलकुलेशन कीजिए और वैल्यू बताइए मुझे, आपके पास आंसर रहेगा ऑप्शन बी 9 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a copper wire of resistance R1 is stretched till its length is increased n times of its original length, its resistance now will be। ठीक है, R1 एक वायर का रेजिस्टेंस है, हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज करा n टाइम्स, तो नई सपोज नई लेंथ आपके पास बन गई L2, तो रेजिस्टेंस अगर हम लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो n और R1 की फॉर्म में है, सपोज फर्स्ट ऑप्शन है n² अपॉन R1, तो इसी फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो देखिए R2 क्या हो सकता है, रो L2 A2, तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। देखो तो A2 तो हमें पता है n टाइम्स L1, बट एरिया में क्या होने वाला है, देखिए तो सपोज एक वायर इस तरह से है, अगर मैं क्या करती हूँ इसे स्ट्रेच करना चाह रही हूँ, तो ये किस तरह से स्ट्रेच होगी, इस तरह से हो जाएगी। अब लेंथ क्या है, लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया जो है वो एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो सेम रह रहा है, लेंथ तो इंक्रीज हो रही है बट एरिया उसी फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा और आपका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसी को हम अगर कहें कि L1 इक्वल टू A1, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, L इंटू ए, लेंथ इंटू एरिया, तो वॉल्यूम फर्स्ट लेंथ का सॉरी फर्स्ट रेजिस्टेंस वायर का क्या रहेगा L1 A1, सेकंड का क्या रहेगा L2 A2। तो आपको A2 फाइंड आउट करना है, A2 किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, L1 A1 अपॉन L2, L2 की वैल्यू आपको दे रखी है, वो क्या है n टाइम्स ऑफ L1, तो A2 एरिया क्या हो गया उसी फैक्टर से
डिक्रीज हो गया, जिस फैक्टर से लेंथ इंक्रीज हो रही थी उसी फैक्टर से आपका एरिया डिक्रीज हो गया। तो R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, रो L2 क्या दे रखा है, N L1, और A2 क्या है, A1 अपॉन N। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L1 A1 इंटू N स्क्वेयर, दैट इज R1 N स्क्वेयर। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा ऑप्शन ए, N स्क्वेयर R1। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सपोज एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको दे रखी हो, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको दे रखी हो, सपोज वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू है 2 ओहम्स और उसकी लेंथ जो है n टाइम इंक्रीज होने के बजाय सपोज 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, या सपोज को 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आपको पता है क्या होगा, n स्क्वेयर R1, तो ट्वाइस हो रहा है, और R1 की वैल्यू क्या है 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 ओहम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल 2 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ एन क्रॉस सेक्शन is 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohms. Its specific resistance is rho. फॉर्मूला इन सभी फैक्टर्स में हमें फॉर्मूला कुछ एक याद आता है, ये वाला। तो ओम की वैल्यू सॉरी रो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस 1.6 इंटू 10 रेज्ड टू पावर माइनस 8 दे रखा है, रो लेंथ क्या दे रखा है 2, और एरिया भी है 2। तो रो की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 रेज्ड टू पावर माइनस 8। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two resistors A and B have resistance RA and RB respectively, with RA less than RB. The resistivity of their materials are rho A and rho B 10. देखो एक रेजिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है कि दो वायर है उनमें एक रेजिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है, और रेजिस्टिविटीज का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। देखो फॉर्मूले की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये फॉर्मूला याद आता है, बट देखिए ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि वो मटेरियल टाइप पे डिपेंड करता है। हम ये कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो रो पे डिपेंड कर रहा है, बट रो जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। वो मटेरियल टाइप है कि एक मटेरियल से वायर बन चुकी है तो उसका जो रो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो सेम ही रहेगा, लेंथ पे नहीं डिपेंड करेगा, एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करेगा। तो हम ये गेस नहीं कर सकते रेजिस्टेंस की वैल्यू से कि उस रो का रिलेशन क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडी इफ दे हैव सेम। देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा है और अच्छे से रिवाइज करा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाएंगे। क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, no current flow between two charged body if they have same potential or same voltage। ऑप्शन रहेगा सी। करंट फ्लो करने के लिए टू पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और तभी हम कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, potential difference of energy source that provide 50 millijoules of energy for every microcoulomb of charge that flow is। देखिए एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, लिख लीजिए। चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, माइक्रोकूलम, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम। वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की। तो क्या इन तीनों के बीच में आपको कुछ रिलेशन याद आता है क्या, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी पर कूलम। वैल्यूज पुट कीजिए, 50 जूल्स में होनी चाहिए एनर्जी, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। इसे सेट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू रहेगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज कंडक्टेंस जी, रेजिस्टेंस आर, कंडक्टिविटी रो और इम्पिडेंस जेड। इम्पिडेंस का भी हम अभी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कंसेप्ट। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा कंडक्टिविटी। तो आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ऐसा है क्या? हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, रॉन्ग। देन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन लेंथ, नहीं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, a wire of length 2 meter and another wire of length 5 meter are made up of same material and have the same area of cross section, which wire has higher resistance? किस वायर का हायर रेजिस्टेंस रहेगा? ऑब्वियसली R is directly proportional to length, that means जिसका लेंथ, जिस वायर की लेंथ ज्यादा है उसी का एरिया, सॉरी उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे पास एरिया जो है वो सेम दे रखा है और मटेरियल भी सेम दे रखा है। क्या है फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मटेरियल अगर सेम है दैट मीन्स रेजिस्टिविटी सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम दे रखा है, तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी ये वैल्यू रेजिस्टेंस की। दैट मीन्स आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, जिसकी 5 मीटर लेंथ 5 meter wire has higher resistance. Next question, the resistance of a conductor varies inversely as 1 upon area, option B. Next, the unit of conductance cannot be expressed as G, ये भी हम कर चुके हैं, G is equal to 1 upon R, R के यूनिट्स क्या रहते हैं? ओहम, तो G के यूनिट्स क्या हैं? महो या ओहम इनवर्स, या इसी को हम क्या कहते हैं? साइमंस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज, ऐसा ना हो कि आप इसे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कर लें और सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ें मोहो और उसे टिक कर दें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स हैविंग द सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर एंड 5 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए रेजिस्टिविटी की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है, रो 1 बाई रो 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 2 मीटर स्क्वायर एंड 5 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो वी आर हैविंग द सेम लेंथ, लेंथ की वैल्यू भी सेम है, तो आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप? R1 इज इक्वल टू R2, L1 इज इक्वल टू L2। R1 के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला कहें रो 1 L1 A1, R2 इज इक्वल टू रो 2 L2 A2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं सेकेंड डिवाइड कर रही हूँ तो क्या वैल्यू आएगी? R1 R2 रो 1 L1 अपॉन A1, रो 2 L2 अपॉन A2, यही रहेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, लेंथ भी सेम है, तो आपके पास क्या वैल्यूज बचती हैं? एरिया की वैल्यूज रहेंगी। ये क्या आ रहा है? 1 इक्वल टू रो 1 अपॉन A1 रो 2 बाई A2, इसे सेट कीजिए और आपके पास आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? दैट इज कंडक्टेंस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the length of a conductor is doubled and the area of cross section remains the same, then its resistance, देखिए आपको हो सकता है कि आप ये सपोज करें कि ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा था? अगर लेंथ इंक्रीज हो रही थी तो एरिया डिक्रीज हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास एरिया सेम है, लेंथ डबल हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी उसी फैक्टर से इंक्रीज होगा, वो भी डबल हो जाएगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। थैंक यू।